समझता हूँ कि आप उन आवाजों से घिरे हुए हैं जो आपको बताती हैं कि आपको कौन बनना चाहिए, आपको क्या जीतना चाहिए और आपको कैसे कार्य करना चाहिए। और फिर भी आप अभी भी खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपको अपने आप से बाहर धकेल रही है। लेकिन यहाँ वह सच्चाई है जिसे कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। आप जितना अपने आप से दूर होते हैं, आप उन सभी चीजों से उतने ही दूर होते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। ये विरोधाभासी लगता है ना? लेकिन रहस्य ठीक वही है। दुनिया तभी बदलना शुरू होती है जब आप इसे बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं। बहुत कम उम्र से मुझे यह विश्वास दिलाया गया कि तुलना सफलता का सबसे छोटा रास्ता है। मैं अपने समय के सफल पुरुषों को प्रशंसा और छिपी हुई ईर्ष्या के मिश्रण से देखता था। ऐसा लगता था जैसे उनकी प्रत्येक जीत उस चीज की क्रूर याद दिलाती है जिसे मैंने अभी तक हासिल नहीं किया था। मुझे स्पष्ट रूप से वे रातें याद हैं जब मैं छत को घूरता रहता था, खुद से पूछता रहता था, वे कैसे कर सकते हैं और मैं क्यों नहीं। विचार एक जुनून बन गया। मेरा प्रत्येक पृष्ठ जो मैं लिखता था, प्रत्येक भाषण जो मैं तैयार करता था, संदेह से दूषित होता था। क्या यह उन लोगों के स्तर पर है जो दूसरों ने पहले ही कर लिया है? आपने कितनी बार ऐसा ही महसूस किया है? क्या आपने खुद को बिस्तर पर करवट बदलते हुए पाया है, यह सोचते हुए कि आप देर से हैं, कि अन्य लोग पहले ही वहां पहुंच गए हैं जहां आप होना चाहते हैं, कि शायद समय बीत रहा है और आप पीछे छूट रहे हैं? मुझे पता है यह कैसा होता है। मैंने ठीक यही अनुभव किया है, एक विशेष रूप से कठिन दौर में, जब मेरा करियर अभी भी लड़खड़ा रहा था। मैंने अपने द्वारा लिखी गई प्रत्येक पंक्ति की तुलना उस समय के महान लेखकों की पुस्तकों से की। मैंने उन्हें पढ़ा और फिर मैंने जो लिखा था उसे दोबारा पढ़ा और मैंने खुद को छोटा, महत्वहीन महसूस किया, जैसे कि मेरी आवाज में कभी भी वह भार या अधिकार नहीं होगा जिसकी सुनने के लिए आवश्यकता है। तुलना का यह चक्र विनाशकारी है। आप प्रशंसा के साथ शुरुआत करते हैं और लकवाग्रस्त होकर समाप्त होते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह स्पष्ट संकेत नहीं देता है कि यह आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर रहा है। आप बस एक प्रशंसनीय रूप से शुरुआत करते हैं, फिर संदेह आता है, जल्द ही टाल मटोल, और बिना एहसास हुए आप पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं। रिक रोक किसी ऐसे व्यक्ति का एक जीवित उदाहरण थे जिसने इस चक्र को तोड़ा, जबकि अन्य प्रतिस्पर्धियों की सफलता का विश्लेषण करके विचलित हो गए। उन्होंने बस अगले कदम पर ध्यान केंद्रित किया। वह इस बात से चिंतित नहीं थे कि उनका बर्गर किसी अन्य रेस्तरां की तुलना में अधिक प्रसिद्ध है, बल्कि इस बात से चिंतित थे कि उनकी सेवा कल की तुलना में बेहतर है या नहीं। और यही ठीक वही है जो उपलब्धि प्राप्त करने वालों को शाश्वत सपने देखने वालों से अलग करता है। एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे पुरुषों का साक्षात्कार करते हुए अपनी यात्रा के दौरान मैंने एक पैटर्न देखा। उनमें से किसी ने भी दूसरों से तुलना करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं की। इसके विपरीत उन सभी को अपनी प्रगति के साथ लगभग अटूट जुनून था। उदाहरण के लिए, कार्नेगी का जन्म अत्यधिक गरीबी में हुआ था। वह उस समय के मैग्नेट की ओर देख सकता था और खुद को यह समझा सकता था कि धन की वह दुनिया उसके लिए नहीं है। लेकिन नहीं, उन्होंने बहुत कम उम्र में फैसला किया कि वह केवल अपनी प्रगति को अपनी यात्रा के आधार पर स्वीकार करेंगे, न कि दूसरों के आधार पर। और यहाँ एक असहज लेकिन आवश्यक सच्चाई है। हर बार जब आप किसी के मंच पर बहुत अधिक देखते हैं तो आप अपनी राह से नजर हटा लेते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक कार चला रहे हैं और अपने सामने सड़क को देखने के बजाय आप बस बगल वाली कार को देख रहे हैं। क्या होता है? अनिवार्य रूप से आप ट्रैक से हट जाते हैं। आपने कितनी बार उत्साह के साथ एक परियोजना शुरू की है और किसी को ऐसा ही करते हुए देखकर आपने वास्तव में शुरू करने से पहले ही हार मान ली? आपने कितने विचार केवल इसलिए दराज में डाल दिए
क्योंकि आपने देखा कि किसी और ने पहले से ही ऐसा ही कुछ कर लिया है। यह व्यवहार न केवल सामान्य है बल्कि सांख्यिकीय भी है। मेरे समय के बाद के वर्षों में किए गए शोध से संकेत मिलता है कि भावनात्मक और व्यावसायिक पक्षाघात के सबसे बड़े कारणों में से एक अत्यधिक सामाजिक तुलना है। और उस समय मैंने इसे अपने आसपास होते देखा, उन पुरुषों में जिनका मैंने साक्षात्कार लिया और उन युवाओं में जिनसे मैंने बात की। और क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि खुद की तुलना करना बंद करने का साधारण कार्य सचमुच आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यही मेरे साथ हुआ। मुझे बाहरी आवाजों से दूर रहने, अन्य लोगों के मैट्रिक्स से अलग होने और एक नया पैमाना बनाने की जरूरत थी, अपना खुद का। इस चक्र को तोड़ने में मदद करने वाले अभ्यासों में से एक छोटे और दैनिक लक्ष्यों को स्थापित करना था। हमेशा आज के परिणाम की तुलना कल के परिणाम से करना, न कि अन्य लोगों के परिणाम से। उदाहरण के लिए, यदि कल मैं एक पृष्ठ लिखने में कामयाब रहा तो आज का लक्ष्य 1.5 पृष्ठ लिखना था। यदि कल मैं संभावित साक्षात्कारकर्ताओं को 2 कॉल करने में कामयाब रहा तो आज मैं 3 करूंगा। यही एकमात्र स्वीकार्य तुलना थी, मैं बनाम मेरा कल का स्वयं। और देखें, ये पूरी तरह से आसपास की दुनिया को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तव में मायने रखने वाली चीज को फिल्टर करने के बारे में है। ठीक इसी फिल्टर ने मुझे वर्षों बाद एंड्रयू कार्नेगी के सामने आमने सामने बैठने की अनुमति दी। तब भी जब सभी ने कहा कि मेरे जैसे अज्ञात युवक के लिए उस समय के सबसे अमीर आदमी के साथ दर्शकों को प्राप्त करना असंभव था। इसलिए यदि आपको लगता है कि आप दूसरों की छाया में जी रहे हैं, तो मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती देता हूं। केवल 1 सप्ताह के लिए मैं चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसी सामग्री लेने से बचें जो आपको हीन महसूस कराए। इसमें सोशल मीडिया, उन लोगों के वीडियो शामिल हैं जिन्हें आप दुर्गम मानते हैं, या किसी अन्य प्रकार की विषाक्त तुलना। इसके बजाय इस समय का उपयोग अपने जीवन भर में मिली सभी छोटी छोटी जीतों को सूचीबद्ध करने के लिए करें, भले ही वे सबसे सरल क्यों ना हो। और हर बार जब खुद की तुलना करने का प्रलोभन वापस आता है तो रुकें और पूछें, मैं अपनी यात्रा को बेहतर बनाने के लिए अभी क्या कर सकता हूं? इस सरल प्रश्न ने, जिसे हर दिन दोहराया गया, मेरा जीवन बदल दिया, और यह आपका भी बदल सकता है। मेरे जीवन का एक ऐसा चरण था जब संसाधनों की कमी इतनी स्पष्ट थी कि मुझे मुश्किल से पता था कि मेरा अगला भोजन कहां से आएगा। कोई विलासिता, आराम या कोई गारंटी नहीं थी कि कल आज से बेहतर होगा। और फिर भी मेरे अंदर कुछ ऐसा था जिसे मैंने छोड़ने से इनकार कर दिया, उद्देश्य की स्पष्टता। हर सुबह मैं उठता, अपनी नोटबुक और पेन लेता और लिखता। मैं इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि कोई मेरे शब्दों का इंतजार कर रहा था, बल्कि इसलिए लिख रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे द्वारा दर्ज किया गया प्रत्येक वाक्य उस भविष्य की ओर एक कदम है जिसे मैंने पूर्ण स्पष्टता के साथ देखा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस दिन मेरे पास एक साधारण रोटी का टुकड़ा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। जिस जीवन का मैं निर्माण करना चाहता था, उसकी छवि मेरे दिमाग में इतनी ताकत से उकेरी गई थी कि कोई भी बाहरी परिस्थिति मुझे संदेह करने पर मजबूर नहीं कर सकी। आपने कितनी बार इस बारे में सोचने के लिए रुक गए हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं? मैं क्षणिक इच्छाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो एक प्रेरणादायक फिल्म देखने या सफलता की कहानी सुनने के बाद उत्पन्न होती है। मैं एक ऐसे उद्देश्य के बारे में बात कर रहा हूं जो इतना स्पष्ट है कि तब भी जब सब कुछ गलत हो जाता है, ये वहीं रहता है, एक ऐसी लौ की तरह जो बुझती नहीं है। मैंने अपनी यात्रा के दौरान जो सीखा है, अपनी लड़ाइयों और थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे पुरुषों के साथ साक्षात्कारों दोनों में, वह यह है कि उद्देश्य की स्पष्टता ही उन लोगों को अलग करती है जो केवल सपने देखते हैं और जो प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले हजारों बार विफल हुए,
लेकिन किसी भी समय उन्होंने इन विफलताओं को उस दृष्टि को स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दी जिसे वे प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने बल्ब को अपने दिमाग में देखा, इससे पहले कि दुनिया उसे जलते हुए देख सके। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने अंदर लिखी हुई स्क्रिप्ट का पालन कर रहे हों। और यहाँ मुझे आपके साथ अपना दिल खोलना होगा। मैंने भी उन क्षणों का सामना किया है जब सब कुछ छोड़ो कहने जैसा लगता था। करीबी दोस्तों ने मुझे एक स्थिर नौकरी खोजने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत सफलता के बारे में किताबें लिखना मूर्खतापूर्ण है, जब मैं मुश्किल से अपना किराया चुका सकता था। ऐसे दिन थे जब मुझे संदेह था, लेकिन उन क्षणों में मैं चुपचाप बैठ जाता था, गहरी सांस लेता था और खुद से पूछता था, मैं वास्तव में क्या बनाना चाहता हूं? मेरा मिशन क्या है? यह साधारण प्रश्न हमेशा मुझे वापस पटरी पर ले आया। हमेशा। सच्चाई यह है कि उद्देश्य की स्पष्टता एक बीकन की तरह काम करती है। जब तूफान आता है, और वह हमेशा आता है, तो यह वही प्रकाश है जो आपको मार्ग पर रखता है। इसके बिना कोई भी हवा आपकी नाव को मोड़ सकती है। और अब मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने कितनी बार दिशा बदली है क्योंकि किसी ने कहा कि आपने जो रास्ता चुना है वह बहुत कठिन है? आपने कितने अद्भुत विचार केवल इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आपको यकीन हो गया था कि यह काम नहीं करेगा? मैंने जिन कई पुरुषों का साक्षात्कार लिया, उन्होंने भी इसका अनुभव किया। वॉल्ट डिज्नी को मनोरंजन का साम्राज्य बनाने से पहले अनगिनत नकारात्मक बातें सुनी गईं। उन्हें सपने देखने वाला, लापरवाह और भोला कहा गया। उनके विचारों को खारिज कर दिया गया। उन्होंने दिवालियापन का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में मौजूद दृष्टि पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। और मैंने उनसे कुछ ऐसा सीखा है जिसे मैं आज भी अपने साथ रखता हूं। उद्देश्य की स्पष्टता यह जानना है कि आप क्या चाहते हैं, यह जानने से पहले कि आप इसे कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं। ये आपके द्वारा जीना चाहते हैं भविष्य के आधार पर निर्णय लेना है, न कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर। यह समझना है कि कठिनाइयां प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है, कि प्रत्येक बाधा चुनौती के रूप में प्रच्छन्न एक अवसर है, कि जीवन आपको हर नहीं, वास्तव में एक बहुत बड़ा हाँ खोजने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो आपके मिशन के साथ अधिक संरेखित है। जब मैं अपनी पहली पांडुलिपि, जिसे सफलता का नियम कहा जाता है, लिख रहा था, तो परिस्थितियां इतनी विपरीत थीं कि मुझे कई अंश बिखरे हुए कागजों, समाचार पत्रों के टुकड़ों और यहाँ तक कि अन्य पुस्तकों के हाशिए पर भी लिखने पड़े। कोई आराम नहीं था, लेकिन मेरी दृष्टि के साथ एक अटूट समझौता था। और यही ठीक वही है जो मैं चाहता हूं कि आप आज समझें। दुनिया केवल उन लोगों पर विश्वास करती है जो पहले विश्वास करते हैं। लोग तभी आप पर विश्वास करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आपने पहले ही अपना आंतरिक निर्णय ले लिया है, कि आप जानते हैं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं और आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा है जो मेरे समय के कई वर्षों बाद सामने आया, लेकिन यह उस बात की पुष्टि करता है जिसे मैंने पहले ही अनुभवजन्य रूप से देखा था। 80% से अधिक लोग जो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें एक कागज पर लिखते हैं, उनके उन लोगों की तुलना में उन्हें प्राप्त करने की बहुत अधिक संभावना होती है जो अपने सपनों को केवल विचारों के क्षेत्र में रखते हैं। इसलिए यदि ऐसा कुछ है जो मैं पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ सुझा सकता हूं, तो वह यह है कि आप आज ही निम्नलिखित अभ्यास करें। एक शांत जगह पर बैठें, एक कागज का टुकड़ा लें और विस्तार से और भावनात्मक रूप से लिखें कि आप अगले 1 वर्ष में, अगले 5 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में अपना जीवन कैसा चाहते हैं। शब्दों को न बचाएं, हर वाक्य को महसूस करें। कल्पना करें कि आप पहले से ही उस वास्तविकता को जी रहे हैं। और फिर हर सुबह इस पाठ को पढ़ें, इससे पहले कि बाहरी दुनिया आपका ध्यान भटकाना शुरू कर दे, इससे पहले कि दूसरों के संदेह आपके निश्चितताओं को दबाने की कोशिश करें। यह साधारण आदत तैरते रहना जारी रखने या अंततः अपनी नियति की कमान संभालने के बीच अंतर हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ वर्षों में पीछे मुड़कर देखें तो गर्व से कह सकें,
मैं वह था जिसने फैसला किया, जिसने चुना और जिसने उस चीज को नहीं छोड़ा जो मेरे दिल ने कहा था कि मेरा रास्ता है। बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन एक ऐसा चरण था जब भूख मेरी दिनचर्या का हिस्सा थी। मैं लाक्षणिक भूख के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जीतने की उस इच्छा के बारे में। मैं शाब्दिक भूख के बारे में बात कर रहा हूँ, अलमारियां खोलने और बिल्कुल कुछ न मिलने के बारे में, पेट में दर्द महसूस करने और जेब में एक रोटी का टुकड़ा खरीदने के लिए भी एक सिक्का न होने के बारे में। रातें लंबी थीं, ठंड और भी तेज लग रही थी, लेकिन वास्तव में दर्द क्या हुआ? वह था संदेह, अनिश्चितता, वह प्रश्न जो मेरे दिमाग में गूंज रहा था। क्या मैं इसे बना पाऊंगा? क्या यह सब लायक होगा? उन क्षणों में हार मानने का प्रलोभन उतना ही वास्तविक था जितना कि मैंने अपने पेट में खालीपन महसूस किया। मेरे पास रुकने के सभी संभावित औचित्य थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं जारी रखूंगा। किसी भी पाठक को मेरी अगली लेखन का इंतजार नहीं था। किसी भी संपादक ने मुझसे समय सीमा नहीं मांगी। मैं बस सब कुछ छोड़ सकता था, और फिर भी मैं कायम रहा। मैंने अपनी नोटबुक, अपना पेन लिया और ऐसे लिखा जैसे कि पूरी दुनिया हर शब्द को उसी क्षण पढ़ रही हो। जानते हैं, अजीब बात क्या है? जब हम तूफान के बीच में होते हैं तो सब कुछ हमें पीछे ढकेलने जैसा लगता है। सबसे करीबी दोस्त ये सुझाव देना शुरू कर देते हैं कि शायद योजना बदलने का समय आ गया है। चिंतित परिवार के सदस्य आपको कुछ अधिक सुरक्षित खोजने की सलाह देते हैं, और शरीर थका हुआ संकेत देना शुरू कर देता है कि यह अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। आपने खुद को कितनी बार इस स्थिति में पाया है? जीवन ने आपको कितनी बार जमीन पर गिराया है और आपने एक पल के लिए माना है कि आपके पास उठने की ताकत नहीं है? आपने कितनी रातें बस हार मानने के बारे में सोचते हुए बिताई हैं? मैं चाहता हूं कि आप जान लें, यह सबसे खतरनाक समय है और सबसे शक्तिशाली भी। यह ठीक उसी क्षण होता है जब सब कुछ ढहता हुआ लगता है कि जीतने वालों और रुकने वालों के बीच का अंतर दिखाई देने लगता है। अब्राहम लिंकन के बारे में सोचो। सफलता का नियम पुस्तक के लिए अपनी खोज के दौरान मैंने उनके जीवन की कहानी में तल्लीन किया, और मुझे विफलताओं का लगभग अंतहीन क्रम मिला। उन्होंने नौकरियां खो दी, कई चुनावों में हार गए, प्रियजनों की मृत्यु का सामना किया। अपने जीवन के किसी भी चरण में लिंकन के पास रुकने के कई कारण थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, और जोर देकर उन्होंने मानव इतिहास के सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक लिखा। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या उन्हें याद किया जाता अगर वे पहली बाधा से झुक जाते, या दूसरे से, या 10वें से? जवाब स्पष्ट है, लेकिन इस जवाब को अपनी त्वचा में जीना एक ऐसा अनुभव है जिसका सामना करने की हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है। अपनी यात्रा में मुझे संपादकों से मिली प्रत्येक नकारात्मक प्रतिक्रिया, मैंने सहकर्मियों से सुनी प्रत्येक आलोचना, प्रत्येक रात जब मैं खाली पेट बिस्तर पर गया, इन सभी ने मुझे एक ऐसी जगह पर धकेल दिया जहां एकमात्र रास्ता अंदर की ओर देखना और एक ऐसी ताकत खोजना था जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वह मौजूद है। इन सभी वर्षों में मैंने एक अपरिवर्तनीय सच्चाई सीखी है। असफलता कोई नियति नहीं है। ये केवल एक स्टेशन है, एक पड़ाव, कुछ अस्थाई। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इस स्टेशन पर ट्रेन से उतरने का फैसला करते हैं। वे समझौता करते हैं, वे स्वीकार करते हैं, और वे वहीं रहते हैं सालों तक, कभी-कभी जीवन भर। दूसरी ओर मैंने ट्रेन में ही रहने का फैसला किया, तब भी जब यात्रा अंतहीन लग रही थी, तब भी जब पटरियां जंग लगी हुई थीं और लोकोमोटिव रुकने वाला लग रहा था। मैं जारी रहा, और यही मैं आपको अब बताना चाहता हूं। ये मानकर खुद को धोखा न दें कि महान विजेता वहां पहुंचे जहां वे हैं क्योंकि रास्ता आसान था। वे इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। एक समय में एक कदम, तब भी जब सब कुछ उन्हें रोकने के लिए चिल्ला रहा था। एक आधुनिक आंकड़ा है जो मेरे समय के बाद के वर्षों में आया, लेकिन यह उस बात की पुष्टि करता है जिसे मैं पहले से ही अपने समय के महान नेताओं और उद्यमियों का अवलोकन करके महसूस कर रहा था।
90% से अधिक लोग कठिनाई के पहले संकेतों पर हार मान लेते हैं। यही है 90% से अधिक। और जानते हैं और भी दिलचस्प क्या है? अक्सर अगर वे कुछ और हफ्तों तक या कुछ दिनों तक भी बने रहते तो उन्होंने वह हासिल कर लिया होता जो वे चाहते थे। अपनी यात्रा में मैंने एक तकनीक अपनाना सीखा जिसने कई बार मेरी परियोजनाओं को बचाया। जब मैंने महसूस किया कि मैं और नहीं सह सकता, जब मेरे अंदर सब कुछ रुकने के लिए भीख मांग रहा था, तो मैंने खुद से एक वादा किया, बस एक और दिन, बस इतना ही, एक और दिन। और अगले दिन मैंने दोहराया, बस एक और। समय की छोटी छोटी खुराक में दृढ़ता को विभाजित करने की इस सरल आदत ने मुझे मजबूत बनाए रखा। यदि आज आप महसूस करते हैं कि आप अपनी सीमा पर हैं, कि भार बहुत अधिक है, तो ऐसा करें, केवल आज के प्रति प्रतिबद्ध रहे। अगले सप्ताह, अगले महीने को भूल जाए। बस आज, आज जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह करें। आज एक छोटा कदम उठाए, भले ही यह महत्वहीन लगे, भले ही कोई न देखे, क्योंकि विश्वास करें, हर छोटा कदम मायने रखता है। मैं इसका जीवित प्रमाण हूं। और यदि संयोग से कल जागने पर संदेह फिर से आता है, तो वही करें, बस एक और दिन। यही वह दर्शन था जिसने मुझे भूख, अज्ञातता से निकाला और मुझे विजय के जीवन तक पहुंचाया। यदि ऐसी कोई चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप यहां से लेकर जाएं, तो वह यह है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है, बहुत मजबूत। और आपकी जीत आपकी उस सीमा से सिर्फ एक कदम दूर हो सकती है जिसे आप अभी अपनी सीमा मानते हैं। मुझे वह सुबह स्पष्ट रूप से याद है जब मुझे युवा उद्यमियों के एक समूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे वहां मेरे सामने बैठे थे। उनकी आंखें अपेक्षा से भरी हुई थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जिसने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। वे सभी एक ही व्यक्ति के संस्करण लग रहे थे। उन्होंने वही गहरे रंग के सूट पहने हुए थे, उसी तरह की टाई पहनी हुई थी। उन्होंने वही रिहर्सल किए हुए हाव भाव दोहराए। यहाँ तक कि उनके शब्द भी उन भाषणों की खराब नकल की तरह लग रहे थे जो उन्होंने अन्य सफल व्यवसायियों से सुने थे। जब मैं उन्हें देख रहा था तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्या वे वास्तव में मानते हैं कि सफलता दूसरों की अंधाधुंध नकल करने से आती है? मैं कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, जिससे उस बेचैनी को कमरे में छाने दिया। फिर अपनी आवाज बढ़ाए बिना, केवल उसी दृढ़ता के साथ जिसने इस कहानी को पहले कई बार घटित होते हुए देखा था, मैंने कहा, किसी भी इंसान द्वारा की जा सकने वाली ऊर्जा का सबसे बड़ा अपव्यय किसी और का जीवन जीने की कोशिश करना है। इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। कुछ लोगों ने नजरें हटा लीं, अन्य लोगों ने भौहें चढ़ा लीं, जैसे कि उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया गया हो। लेकिन मैंने कुछ लोगों की आंखों में भी देखा, समझ की एक चिंगारी जलने लगी। जानते हैं, समस्या दूसरों से प्रेरणा लेने में नहीं है। मैंने खुद अपने समय के महान पुरुषों की प्रशंसा की। समस्या तब है जब वह प्रशंसा एक जेल बन जाती है, जब आप किसी और की आवाज की नकल करने की कोशिश करने के लिए अपनी आवाज को दबाना शुरू कर देते हैं। आपने अपनी राय को व्यक्त करने में कितनी बार विफल रहे हैं क्योंकि आपको डर था कि यह बहुत अलग लगेगा। आपने किसी परियोजना को कितनी बार दराज में डाल दिया है क्योंकि यह उस मानक का पालन नहीं करता था जो हर कोई कर रहा था। वॉल्ट डिज्नी एक ऐसा उदाहरण है जो हमेशा मेरे दिमाग में आता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। जब उन्होंने वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए एक साथ मौज मस्ती करने के लिए एक थीम पार्क बनाने का विचार प्रस्तुत किया, तो उन्होंने कहा कि यह पागलपन है, कि वह कभी काम नहीं करेगा, कि यह शुरू होने से पहले ही असफलता के लिए बर्बाद एक निवेश था। लेकिन डिज्नी दूसरों की अपेक्षाओं पर झुके नहीं। उन्होंने मंजूरी नहीं मांगी, उन्होंने उस पर भरोसा किया जिसे केवल वह देख सकते थे। आज दुनिया उनकी छोड़ी हुई विरासत को जानती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इससे पहले उनके चेहरे पर कितने दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और यह मत सोचो कि मैं यह केवल दूसरों की यात्रा का अवलोकन करके कह रहा हूं। मैं खुद भी लंबे समय से आत्मखंडन के इस चक्र का शिकार रहा हूं।
एक समय ऐसा था जब मैंने संपादकों को खुश करने के लिए अपनी लेखन शैली को अनुकूलित करने की कोशिश की, अपने भाषणों को अन्य प्रसिद्ध वक्ताओं की तरह बनाने के लिए ढाला। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं खुद होता तो शायद कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता। और जानते हैं क्या हुआ? मैंने जितना अधिक फिट होने की कोशिश की, उतना ही मैं उस चीज से दूर होता गया जिसे मैं वास्तव में बनाना चाहता था। एक दिन ऐसा आया जब एक और संपादकीय अस्वीकृति के बाद मैं अकेले अपने लेखन के साथ बैठ गया और खुद से पूछा, मैं वह बनने की कोशिश क्यों कर रहा हूं जो मैं नहीं हूं? उस संदेश को साझा करने का क्या मतलब है जो मेरी मान्यताओं को भी नहीं दर्शाता है? यह उसी क्षण था जब मैंने फैसला किया, उस दिन से आगे मेरी आवाज मेरी होगी, मेरे लेखन में मेरा लहजा होगा, मेरी कहानियों में मेरे सत्य होंगे। और अजीब तरह से यह ठीक उसी समय था जब मैंने दूसरों को खुश करने की कोशिश करना बंद कर दिया कि लोगों ने मुझे सुनना शुरू कर दिया। और मुझे अब आपसे पूछना होगा, आपने किसी और की सही प्रति बनने की कोशिश में कितने अवसर गंवा दिए हैं? आलोचनाओं के डर से आपने अपनी सच्ची राय को व्यक्त करने में कितनी बार विफल रहे हैं? आपने कितने प्रोजेक्ट इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आपको लगा कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, बस इसलिए क्योंकि वे उस चीज के समान नहीं थे जो अन्य लोग कर रहे थे? मानव व्यवहार पर अध्ययन से एक जिज्ञासु डेटा है जो मेरे समय के बाद के वर्षों में उभरा, लेकिन यह केवल उस बात की पुष्टि करता है जो अनुभव ने मुझे पहले ही सिखा दी थी। 70% से अधिक लोगों को लगता है कि वे अपने मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार नहीं जी रहे हैं, बल्कि एक स्क्रिप्ट का पालन कर रहे हैं जिसे समाज, परिवार या सहकर्मियों द्वारा उन पर थोपा गया है। और यह आंतरिक बेमेल आधुनिक दुनिया में चिंता और दुख के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। जब आप फिट होने की कोशिश में रहते हैं तो आप जो कीमत चुकाते हैं वह बहुत अधिक होती है। आप प्रामाणिकता खो देते हैं, आप आनंद खो देते हैं, आप खुद के साथ संबंध खो देते हैं। इसलिए आज मेरा निमंत्रण आपके लिए सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण है। बाहरी सत्यापन की तलाश करना बंद कर दें। दूसरे मुझसे क्या चाहते हैं पूछने के बजाय खुद से पूछना शुरू करें, मैं क्या बनाना चाहता हूं? मेरा सत्य क्या है? यदि आपको अभी इसका उत्तर देने में कठिनाई हो रही है तो एक ऐसा अभ्यास करें जिसका मैंने खुद कई बार उपयोग किया है। हर दिन इससे पहले कि दुनिया की कोई भी आवाज आप तक पहुंचे, 5 मिनट लिखें, बिना किसी फिल्टर के। आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या आपको प्रेरित करता है? व्याकरण, सामंजस्य के बारे में चिंता न करें, बस लिखें। धीरे धीरे आप एक पैटर्न देखना शुरू कर देंगे। आपकी सच्ची आकांक्षाएं इन शब्दों से उभरने लगेंगी। और जब ऐसा होता है, उस सत्य को अपनी पूरी ताकत से गले लगाओ, क्योंकि दुनिया को और प्रतियों की जरूरत नहीं है, इसे प्रामाणिक लोगों की जरूरत है जो केवल वे ही रास्ता बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप यहाँ उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ अपनी विरासत बनाने के लिए हैं। और विश्वास करें, जब आप अपनी प्रामाणिकता को अपने हाथ में लेते हैं तो सही दरवाजे खुलने लगते हैं और पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में षड्यंत्र रचता है। आपके पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है खुद होना। जब आप दूसरों के सांचे में फिट होने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और अपनी आवाज सुनना शुरू कर देते हैं तो कुछ असाधारण होता है। जीवन एक अलग तरीके से जवाब देना शुरू कर देता है, रास्ते खुलने लगते हैं और अवसर जो पहले अदृश्य थे सामने आने लगते हैं। इसलिए यदि आज आप अपनी प्रामाणिकता की दिशा में पहला कदम उठाने का फैसला करते हैं तो जान लें कि आप पहले से ही अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहें। जो अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह आपको अपनी ज्ञान की प्रगति में एक और कदम आगे बढ़ाने में मदद करेगा और पहले से 1% बेहतर बनने में। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद और मैं वहाँ आपका इंतजार करूंगा।